पास जो टर्म्स यूज की गई हैं सीक्वेंस की, उन टर्म्स में अगर हमारे पास प्रोडक्ट इन्वॉल्व ना हो, यहाँ पर जो फंक्शन है वो बेसिकली वेरिएबल n का होगा, और n जो है वो हमारे पास पॉजिटिव पहले या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, 0 1 2 3 अप सो ऑन। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हम काउंट करेंगे n को, और यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशनशिप गिवन है जो कि लीनियर भी है, होमोजीनियस भी है। तो आप देखें कि हमारे पास ए एन जो है वो डिस्क्राइब है प्रीवियस टर्म्स ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस के। तो जितनी हमारे पास टर्म्स यूज की जाएंगी वही हमारे पास इसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एन माइनस के प्रीवियस टर्म्स यूज की गई हैं, इसका मतलब है कि इसकी डिग्री एन माइनस के होगी। लीनियर का मतलब यह है कि हमारे पास किसी भी यहाँ पर टर्म्स की डिग्री जो है वो एक से ज्यादा नहीं है, और एन फंक्शन वे इन वेरिएबल एन का किसी भी टर्म के साथ प्रोडक्ट नहीं है, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं। और होमोजीनियस से मुराद ये है कि हमारे यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें कोई कांस्टेंट एडेड नहीं है। जितनी भी टर्म्स इसमें ऐड है, आप देखें अगर ये वाली टर्म देखें सी वन ए एन माइनस वन, तो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस टर्म्स के अलावा और कोई एन वेरिएबल का कोई भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ऐड नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज होमोजीनियस। तो लीनियर भी हो गया, होमोजीनियस भी हो गया, और डिग्री से मुराद ये है कि ये आपके पास जो आप जितनी प्रीवियस टर्म्स यूज हो जाएंगे वो उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल वन में हमारे पास है पी एन इज इक्वल टू 1.1 टाइम्स पी एन माइनस वन। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस टर्म है उसकी डिग्री 1 है, और कोई भी एन वेरिएबल का फंक्शन इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसकी जो हमारे पास पावर है वो 1 है और इट इज लीनियर। और हमारे पास एक ही प्रीवियस टर्म यूज हो रहा है, तो यूज हो रही है, इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 होगी, और कोई कांस्टेंट फंक्शन एन वेरिएबल का इसमें एडेड नहीं है, इसका मतलब है ये हमारे पास होमोजीनियस। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास fn equals to fn minus 1 plus fn minus 2। तो सबसे पहले हमारे पास इन टर्म्स में हमारे पास डिग्री 1 है, और कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है n के साथ इसका, तो ये लीनियर है, और दो टर्म्स यूज की गई हैं, तो इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 2 होगी, और कोई कांस्टेंट फंक्शन जो है इन्वॉल्विंग n इसमें एडेड नहीं है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस भी है। इसी तरह इसी में हमारे पास एक थर्ड रिकरेंस रिलेशन गिवन है, an इज इक्वल टू an माइनस 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है वो 1 है, प्रोडक्ट नहीं है, इट इज लीनियर, कांस्टेंट फंक्शन n का एडेड नहीं है, तो ये होमोजीनियस है। डिग्री इसकी 5 होगी, क्योंकि हमारे पास an फाइंड करने के लिए हमें an माइनस 5 चाहिए, an माइनस 5 और an माइनस 4, an माइनस 3, an माइनस 2, an माइनस 1 तक हमें टर्म्स चाहिए, तो इसकी डिग्री जो है हमारे पास 5 है। जो प्रीवियस हमारे पास 4 टर्म्स हैं, an माइनस 1, an माइनस 2, an माइनस 3, an माइनस 4, उनके कोफिशिएंट्स यहाँ पर हमारे पास 0 है। तो एक चीज हमने और देखी थी कि हमारे पास जितनी डिग्री की रिकरेंस रिलेशन होगा उतने ही हमारे पास कांस्टेंट इनिशियल गैस चाहिए। फॉर एग्जांपल डिग्री 3 की हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है, तो उसमें 3 कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास 3 इनिशियल गैस होने चाहिए, ताकि हम उसमें से an टर्म को जो फाइंड कर सकें। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास इन कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करके और इनिशियल गैस यूज करके हम कुछ टर्म्स इसकी फाइंड कर लेते हैं, और उसका पैटर्न देखते हुए हम n फार्मूला डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में किया था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं। एक रिलेशन गिवन है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस रिकरेंस रिलेशन में हमारे पास an माइनस 2 का स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की वजह से ये रिलेशन लीनियर नहीं है, लेकिन ये होमोजीनियस है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन वेरिएबल n का एडेड नहीं है, और इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है। इसी तरह एक और फंक्शन है हमारे पास h(n) इज इक्वल टू 2 टाइम्स h(n) माइनस 1 प्लस 1। तो इसमें हमारे पास एक ही टर्म यूज की गई है, तो डिग्री इसकी 1 होगी, और इसमें जो पावर है वो हमारे पास 1 है, इस लीनियर, लेकिन इसमें एक कांस्टेंट 1 एडेड है, तो इस कांस्टेंट की वजह से ये जो रिकरेंस रिलेशन है ये नॉन होमोजीनियस हो गया। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है bn इज इक्वल टू n टाइम्स bn माइनस 1,
इसमें हमारे पास टर्म्स के साथ एक n वेरिएबल का फंक्शन इन्वॉल्व है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, और प्रोडक्ट जो है वो फंक्शन नॉन लीनियर बना देता है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल है लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन की। फिर हमने ये भी देखा था कि इन लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके लिए थ्योरम हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन का, लेकिन हम यहाँ पे पहले सिर्फ ट्राई करेंगे कि अगर हमारे पास डिग्री 2 का एक लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है, उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं। अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है, या तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, या रिपीटेड रियल रूट्स होते हैं, और थर्ड चॉइस में हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 केसेस, जब आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो, और सेकंड वन जब आपके पास रिपीटेड रियल रूट्स हो। तो फर्स्ट केस में हम आप ये थ्योरम्स जो है वो सॉल्यूशन के लिए आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। प्रूफ इसका इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर आप क्यूरियस हैं तो आप इसका प्रूफ स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन है डिग्री 2 का, और उसकी एसोसिएटेड हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये है। तो अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास लेट्स से 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं, एक R1 और एक R2। तो जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, जो सीक्वेंस जो कि पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इस रिकरेंस रिलेशन का, उसकी हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रूट्स। यानी कि अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन के रूट्स आ जाते हैं R1 और R2, तो हमारे पास उसके पॉसिबल सॉल्यूशन की जो सीक्वेंस होगी, उसकी जो nth टर्म है उसका फार्मूला होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 अल्फा 1 R प्लस अल्फा 2 R2 रेज़ टू पावर n। अब आप देखें डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो 2 ही कांस्टेंट हमारे पास है, कोएफिशिएंट्स है, एक अल्फा 1 है, एक अल्फा 2 है, और यहाँ पर हम 2 इनिशियल गैस यूज करेंगे जो प्रोबेबली क्वेश्चन में गिवन होता है। तो आप 2 इनिशियल गैस यूज करते हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ जाएंगी इस जनरल टर्म से। उन दोनों इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज आ जाएगी, उससे हमारे पास उस रिक्वायर्ड सीक्वेंस का जनरल फार्मूला आ जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें ये आइडिया क्लियर हो। एक एग्जांपल 3 है, हमारे पास रिकरेंस रिलेशन गिवन है an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स an माइनस 2, और 2 इनिशियल गैस गिवन है, a नॉट हमारे पास 2 है और a1 हमारे पास 7 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से एक सपोज करेंगे कि जो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास r रेज़ टू पावर डिग्री ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन, तो 2 डिग्री की हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है, तो जो सॉल्यूशन होगा पॉसिबल वो r स्क्वायर की फॉर्म का होगा। तो लेट्स से an इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास an माइनस 1 जो होगा वो इक्वल होगा r पावर 1, और an माइनस 2 हमारे पास इक्वल होगा r रेज़ पावर 0 यानी के 1। तो जब आप इसको इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू r प्लस 2। तो इन सब को आप एक साइड पर मूव कर लें और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करें, फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, 2 और -1। तो जैसे हमने थ्योरम में स्टडी किया था, हमारे पास अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास इनकी nth पावर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट अल्फा 1 2 रेज़ पावर n प्लस सेकंड कांस्टेंट nth रेज़ पावर ऑफ -1, ये हमारे पास इसके जनरल फॉर्म होगी इस रिकरेंस सॉल्यूशन की सॉल्यूशन की। अब हमारे पास 2 इनिशियल गैस हैं, a नॉट इज इक्वल टू 2 और a1 इक्वल टू 7। हम ये दोनों इनिशियल गैस यूज करेंगे 1 बाय 1। तो a नॉट का मतलब है n, आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस इक्वेशन में आप n को 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास आ जाएगा a0 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 0 इज 1, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1, और -1 रेज़ पावर 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी
ए नॉट इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, लेकिन गिवन है कि ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो इनिशियल गैस है A1 का, वो हम यूज करेंगे A1 इज इक्वल्स टू 7। तो n की जगह हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे n इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो आ जाएगी 2 टाइम्स अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 7। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 की फॉर्म में है। दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो जो हमारे पास हमने सपोजिशन की हुई थी कि जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास सीक्वेंस का इस फॉर्म में होगा, यहाँ पर हम अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी, जो कि इस गिवन रिकरेंस रिलेशन का पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अब हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं फिबोनाची नंबर्स की। हमें ये पता है कि फिबोनाची नंबर्स में जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस दो टर्म्स का सम होती है। तो रिकंसिलिएशन हमारे पास गिवन है fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2। लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस है और दो प्रीवियस टर्म यूज की गई हैं, तो ये डिग्री 2 की हमारे पास रिकंसिलिएशन है। डिग्री 2 क्या, इसका मतलब है जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा आर स्क्वायर की फॉर्म में। fn की जगह हम रिप्लेस करेंगे आर स्क्वायर, fn माइनस 1 की जगह रिप्लेस करेंगे आर और fn माइनस 2 की जगह रिप्लेस करेंगे 1। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो होगी आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास गिवन रिकंसिलिएशन है उसकी सीक्वेंस की जो फॉर्मुलेशन होगी वो nth पावर ऑफ दिस रूट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर दिए अल्फा 1 अल्फा 2 और जो डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे उन दोनों की हमने पावर रेस कर ली अप टू n। तो हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस है, उनकी दो फर्स्ट टर्म होती हैं 0 और 1। इसका मतलब है जो पहली दो टर्म्स है वो 0 और 1 है, यही हमारे पास इनिशियल गैस होगा। तो f0 ऑब्टेन करने के लिए हम इस जनरल फॉर्मूले में n की जगह रिप्लेस करेंगे 0। तो हमारे पास फर्स्ट रूट की पावर 0 इज 1, सेकेंड रूट रेज़ टू पावर 0 इज आल्सो 1। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0। फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n की जगह 1, तो हमारे पास अल्फा 1 टाइम्स फर्स्ट रूट प्लस अल्फा टाइम्स सेकेंड रूट, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5 टाइम्स अल्फा 1 इक्वल्स टू 1। क्योंकि हमारे पास अल्फा प्रीवियस इक्वेशन में अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली अल्फा 2 जो है वो इट इज माइनस अल्फा 1 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे अल्फा 2 की जगह माइनस अल्फा 1 रिप्लेस करें, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और अल्फा 2 जो है वो नेगेटिव ऑफ अल्फा 1 है। तो ये हमारे पास दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ गई। इसको हम जनरल फार्मूले में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस का एक जनरल टर्म का फार्मूला आ जाएगा। तो यहां तक हमने जो देखा वो था हमारे पास solution of reconciliation when there are two distinct roots। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास दो रूट्स जो हैं वो रियल आते हैं लेकिन दोनों रिपीट हो जाती हैं, तो उस केस में हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। प्रीवियस केस में आपने देखा था अगर मेरे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, लेट्स से R1 और R2, तो मेरे पास जो जनरल टर्म का फार्मूला वो है कांस्टेंट टाइम्स फर्स्ट रूट रेज़ टू पावर n प्लस कांस्टेंट टाइम्स सेकंड रूट रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर R1 और R2 जो है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट है, लेकिन अगर हमारे पास रूट्स रिपीट हो जाएंगे तो इसका मतलब है R2 की जगह भी हमारे पास R1 आ जाएगा। तो हमारे पास इस टर्म को और इस टर्म को चेंज करने के लिए हम इस सेकेंडरी टर्म के साथ एक n से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसका मतलब है अगर रिपीटेड रूट्स हैं तो nth टर्म जो है वो हमारे पास होगा अल्फा प्लस n, और क्योंकि रूट सेम है तो लेट से r1 रेज़ पावर n। इसी तरह अगर हम इसी जब आगे हायर डिग्री का ट्राई करेंगे तो उसमें भी हम यही मेथड जो है वो एक्सटेंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं जो कि सेम है, आर नॉट रेस्ट पावर एन, आर नॉट रेस्ट पावर एन। तो कांस्टेंट हमने अल्फा वन और अल्फा टू ऐड कर दिए, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे हम करेंगे, वो है इस सेकंड टर्म के साथ आपने n वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना। दिस वन यू कैन सी n ओवर हियर। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन एग्जांपल 5 में हमारे पास गिवन है an इक्वल्स टू 6 टाइम्स an माइनस 1 माइनस 9 टाइम्स an माइनस 2। दो टर्म्स गिवन है, इक्वेशन लीनियर है, होमोजेनियस है, डिग्री 2 है, तो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास आर स्क्वायर की फॉर्म का होगा। तो एन की जगह हम आर स्क्वायर रिप्लेस करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास दो रूट्स हैं जो कि सेम है, 3 और 3। तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3n और n टाइम्स 3n होगा। अगेन दो इनिशियल गैस गिवन है, a नॉट इक्वल्स टू 1 और a1 इक्वल्स टू 6। वन बाय वन हम इसमें n की जगह 0 और 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जहां से अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी विच इज 6। सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास अल्फा 1 टाइम्स 3 प्लस अल्फा 2 टाइम्स 3 वुड इक्वल्स टू 6। यहाँ हम अल्फा 1 की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास अल्फा 2 जो है वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज 1 आ गई। इसका मतलब है जो जनरल सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 3n प्लस n टाइम्स 3n। तो ये हमारे पास मेथोडोलॉजी है रिपीटेड रूट्स के केस में। यही जो हमने डिग्री 2 की इक्वेशंस में स्टडी किया डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए और रिपीटेड रूट्स के लिए, इसी मेथड को हम एक्सटेंड करेंगे जब आपके पास के डिग्री की पॉलिनोमियल हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो। तो अगेन मैं आपको याद करवा दूं कि अगर हमारे पास लेट से डिग्री 3 की क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है रिकंसिलिएशन से, तो जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं उस केस में हमारे पास जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा an इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट फर्स्ट रूट रेज़्ड टू पावर n प्लस सेकंड कांस्टेंट सेकंड रूट रेज़्ड टू पावर n प्लस थर्ड कांस्टेंट और थर्ड रूट रेज़्ड टू पावर n। ये हमारे पास है जब आपके पास क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आए और उसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है और आपके पास लेट से 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हम एक और इस लीनियर कॉम्बिनेशन में एक और टर्म ऐड कर देंगे, लेट से k टाइम्स फोर्थ रूट रेज़्ड टू पावर n। तो ये थ्योरम 3 हमारे पास इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम डिग्री k के जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसके डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में nth टर्म कैसे डिफाइन करते हैं। तो वी हैव डिस्टिंक्ट रूट्स r1 r2 अप टू rk। तो जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास होगा a1 c1 an माइनस 1 प्लस c2 an माइनस 2 अप टू c के an माइनस k। और इस केस में हमारे पास k डिफरेंट कांस्टेंट्स आएंगे और हमें k इनिशियल गैस चाहिए इस nth टर्म को फाइंड करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी क्योंकि स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है या आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रिपीटेड रूट के केस में हमने जो मेथोडोलॉजी यूज की थी डिग्री 2 के लिए वही हम यहाँ पे भी एक्सटेंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास लेट से अगर दो रिपीटेड रूट्स थे, लेट से दोनों ही हमारे पास r1 है, तो जो जनरल टर्म थी वो हमारे पास थी अल्फा प्लस बीटा टाइम्स n, और ये हमारे पास आ जाएगा r1 रेज़ पावर n क्योंकि दो रिपीटेड रूट्स हैं। अब अगर आपके पास 3 रिपीटेड रूट्स हैं, लेट से r1 r1 और r1, तो उस केस में हमारे पास
है वो होगी an। अब यहाँ पे 3 रिपीटेड रूट्स हैं, तो हम इस r1 को मल्टीप्लाई के पॉलिनोमियल से, मीन्स टू से अल्फा प्लस बीटा n प्लस गामा टाइम्स n स्क्वायर और पावर r1 रेज़ पावर n। अगर आपके पास एक 4 डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और 4 रूट्स आपके पास रिपीटेड हैं, तो हमारे पास जो nth टर्म का फार्मूला है उसको हम r1 रेज़ पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 3 की पॉलिनोमियल से, जैसे लेट्स से c1 प्लस n प्लस c3 n प्लस c4 n क्यूब। तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू डिग्री के पॉलिनोमियल और अप टू के रिपीटेड रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 6 लेते हैं। हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ 3 प्रीवियस टर्म्स a-1 an-2 a-3 और हमारे पास 3 ही कांस्टेंट्स इनिशियल गैस गिवन है। तो डिग्री 3 है, इसका मतलब है जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हमारे पास होगा r⁻³ की फॉर्म में। तो हम an की जगह r³ रिप्लेस करते हैं, an-1 की जगह r², an-2 की जगह r और an-3 की जगह जस्ट 1। तो ये हमारे पास आ गया डिग्री 3 पॉलिनोमियल। और अगर हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो यहाँ पे हम इनिशियल गैस भी यूज कर सकते हैं, और एक रूट अगर हम फाइंड कर लेंगे तो बाकी रूट्स जो है वो सिंथेटिक डिवीजन से या फैक्टर और क्वोशिएंट थ्योरम से फाइंड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्यूबिक इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट है -6, तो इस इक्वेशन के जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो -6 के डिवाइजर्स हो सकते हैं। मीन्स से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकती हैं या +-6 हो सकते हैं। डिग्री 3 है, इसका मतलब है हमारे पास एटलीस्ट 3 रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, लेट्स से +1 के साथ। तो 1 अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1³ इज 1 -6 टाइम्स 1 और +11 -6 = 0। सो 12 - 12 इज 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 = 0। तो 1 जो है इसको सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, इसका मतलब है r = 1 हमारे पास इसका जो है वो रूट है, और इट मींस r-1 हमारे पास इसका फैक्टर है। तो आप इस 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को r-1 से डिवाइड करें, आपके पास 2 डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाएगी, उसको आप फैक्टराइज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें तो हमारे पास बाकी 2 रूट्स भी आ जाएंगे जो कि 2 और 3 है। तो हमारे पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, 1, 2 और 3। तो जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास इन तीनों रूट्स की nth पावर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और उसमें 3 अननोन कांस्टेंट्स होंगे, α1, α2 और α3। इन तीनों कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इनिशियल गैस a0 हमारे पास 2 के इक्वल है, a1 हमारे पास 5 के इक्वल है और a2 हमारे पास 15 के इक्वल है। तो यहाँ हम 1 by 1 इस nth टर्म इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं n0, n1 और n2। ये 3 इक्वेशंस आ गई, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हमारे पास तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई। अब ये हमारे पास है 3 इक्वेशंस है जो कि नॉन होमोजेनियस है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 1 1, कांस्टेंट हमारे पास 2 है। सेकेंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो है 1 2 3 और 5। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास है 1 4 9 और इट इज 15। तो ये हमारे पास इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, और आपने एफएससी में इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक्स सॉल्व किए हुए हैं। आप इसमें से इसकी एचेलॉन फॉर्म बनाएं और उसका रैंक देखें मैट्रिक्स ए का। ये जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए है, और जो कंप्लीट मैट्रिक्स है वो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। तो अगर हमारे पास रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ इस कंप्लीट मैट्रिक्स ए बी सेम और विच इज इक्वल्स टू 3 है,
तो इसका हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसके एचेलॉन फॉर्म बना लें और या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना लें और फिर वहां से आप इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन। सो हमारे पास अल्फा 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, अल्फा 2 की -1 और अल्फा 3 की 2। तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई। तो इस रिकरेंस रिलेशन का जो पॉसिबल सीक्वेंस सॉल्यूशन है उसकी nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास आएगा 1 - 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2 टाइम्स 3 रेज़ टू पावर n। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आई तो प्लीज पूछें, और कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ लें। नो, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर के डिग्री क्वेश्चन में रूट्स रिपीट हो तो सॉल्यूशन किस तरह का हो। आपको याद है मैंने अभी थोड़ी इस क्वेश्चन से पहले बताया था, अगर दो रिपीटेड रूट हैं तो हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 1 की पॉलिनोमियल के साथ, अल्फा प्लस बीटा n। अगर हमारे पास रूट्स हैं तो हम इस n पावर ऑफ दिस रूट को मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 2 की पॉलिनोमियल से। इसी तरह अगर हमारे पास 4 रिपीटेड रूट्स होंगे तो हम उस रिपीटेड रूट्स की n पावर को मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 3 की पॉलिनोमियल से। ये हमारे पास थ्योरम गिवन है जिसमें जनरल फॉर्म गिवन है कि आपके पास जो रिपीटेड रूट्स हैं उस केस में सॉल्यूशन की जो शेप कैसे होगी। एग्जांपल 9 में हमारे पास कुछ रूट्स गिवन है, एक रिकरेंस रिलेशन हमसे पूछा गया कि इस केस में हमारे पास जो जनरल टर्म है उसकी फॉर्मुलेशन कैसे होगी। 2 की देखें मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर n को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 2 के पॉलिनोमियल से। जैसे फॉर एग्जांपल c1 अल्फा, सॉरी ये हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर n डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, तो c1 प्लस c2 n प्लस c3 n स्क्वायर। उसके बाद 5 हमारे पास रिपीटेड रूट्स है, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है। मल्टीप्लिसिटी मीन हाउ मेनी टाइम्स इट अपीयर्स। 5 की मल्टीप्लिसिटी 2 है तो 5 रेज़ टू पावर n को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 1 के पॉलिनोमियल से। लेट्स से c4 प्लस c5 n। और जो 9 है उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, वो एक डिस्टिंक्ट रूट है। इसका मतलब है हम इसमें ऐड कर देंगे 9 रेज़ टू पावर n और एक और कांस्टेंट ऐड कर देंगे, लेट्स से 6। तो ये हमारे पास जो जनरल टर्म है सीक्वेंस की उसका फॉर्मुलेशन जो है वो इस तरह आ जाएगी। 2 की मल्टीप्लिसिटी 3 थी तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिग्री 2 की पॉलिनोमियल के साथ, प्लस हमारे पास मल्टीप्लिसिटी 2 थी तो 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड विद डिग्री 1 पॉलिनोमियल, और 9th की डिग्री हमारे पास 1 थी तो n 9 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट 6। इसी तरह एग्जांपल 8 में हम देखते हैं कि एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है और हमारे पास इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। 3 प्रीवियस टर्म्स यूज की गई हैं तो इसका मतलब है कि ये डिग्री 3 की डिग्री 3 का रिकरेंस रिलेशन, कोई कांस्टेंट टर्म एडेड नहीं है तो ये होमोजेनियस भी है और पावर्स भी r से और को जस्ट 1 से, और 3 ही इनिशियल गैस हैं a0 a1 और a2। हमने यहाँ पे 3 डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना ली। इसमें जो पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कांस्टेंट टर्म्स के डिवाइजर्स होंगे। +1 इसका मतलब है 2 ही पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, +1 या -1। +1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, -1 करेंगे तो -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हमारे पास r इक्वल टू -1 इस इक्वेशन का रूट है, तो r प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। और जब आप इस क्यूबिक इक्वेशन को r प्लस 1 से डिवाइड करेंगे
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे -1। मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसका मतलब है हमारे पास -1 n को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री 2 के पॉलिनोमियल के साथ। तो जो nth टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी en इक्वल्स टू लेट्स से c1 प्लस c2 टाइम्स n प्लस c3 n स्क्वायर और साथ में -1 रेज टू पावर n। डिग्री 3 थी, मल्टीप्लिसिटी 3 थी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के साथ। तो जैसे जैसे आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी आती जाएगी उसी तरह उसके अकॉर्डिंगली आप इसके साथ एक कम डिग्री के पॉलिनोमियल से इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो अब इनिशियल केस गिवन है a0 इज 1, a1 इज इक्वल टू -2 और a2 -1। तो इस nth टर्म में आप n की जगह 0 रिप्लेस करें, 1 रिप्लेस करें, 2 रिप्लेस करें, तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। और फॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो जब आप एक कांस्टेंट की वैल्यूज अल्फा 1 0 की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन और जो तीसरी इक्वेशन है वो दोनों हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स में इक्वेशंस बन जाएंगी जिसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि 1 3 और -2 है। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन जो आ जाएगा an इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज और साथ में रूट्स रेज टू पावर n। तो ये हमारे पास जनरली सोल्यूशन है लीनियर होमोजीनियस रिकंसिलिएशन का जब डिस्टिंक्ट रूट्स हों और रिपीटेड रूट्स हों। यहां तक कि स्टूडेंट को की बात क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकंसिलिएशन का सोल्यूशन देखें। जी, सम क्वेश्चन। No question? Okay, let's see next topic, which is linear non-homogeneous reconciliation with constant coefficients. यहाँ पर हम जब लीनियर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे तो उसे हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। एक पार्ट में तो हम उससे रिलेटेड होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया गया, और सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर दो टाइप्स होमोजीनियस इक्वेशंस की, एक हमारे पास पॉलिनोमियल ऐड होगा एज ए कांस्टेंट टर्म और दूसरी वो टाइप हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है fn वो कांस्टेंट रेज़ पावर सम n हो। तो हम इस तरह के दो सोल्यूशन इसमें से डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो एडवांस क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे और इसकी रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ऐसा ऐसे ट्राई कर सकते हैं, और अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो या आप उसमें से बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप उससे पूछ सकें। तो यहाँ पे हम एग्जांपल 9 देखते हैं। हमारे पास कुछ रिकरेंस रिलेशंस गिवन है एज एग्जांपल ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशंस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन में हमारे पास an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2n। ये एक रिकरेंस रिलेशन है जिसमें 2n हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन ऐड किया गया है। आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर ऐड किया गया है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें कांस्टेंट है और इसकी पावर में हमने रेज किया है वेरिएबल n। इसी तरह हमारे पास दूसरा रिकंसिलिएशन है जिसमें an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, जिसमें हमारे पास एक n वेरिएबल का डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ऐड किया गया एज ए कांस्टेंट फंक्शन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड रिकंसिलिएशन है जिसमें एक टर्म ऐड की गई है n टाइम्स 3n। इसमें n हमारे पास वेरिएबल है और साथ में 3n जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है in an।
और नेक्स्ट जो हमारे पास रिकन्सिलेशन है उसमें जो कांस्टेंट एफ ऑफ एन ऐड फंक्शन ऐड किया गया वो हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म में। अभी इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो दो तरह के फंक्शंस कवर करेंगे। ऐसे होमोजीनियस फंक्शन जिसमें हमारे पास लास्ट पे जो कैपिटल एफ फंक्शन है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या वो टाइप्स जिसमें हमारे पास लास्ट पे ऐड किए गए फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एन। previous term other than previous terms। तो जो अब हमारे पास फंक्शन, हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आ जाएगा। तो जो होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास जो इस नॉन होमोजीनियस से रिलेटेड होमोजीनियस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, उसको हम डिनोट करेंगे ए एन विद सुपर शिफ्ट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यूजुअली हम ए एन और साथ में पावर में सबस्क्रिप्ट सुपर
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी, अब आ रही है आवाज़ आपको? जी सर। ओके, मैं ये दोबारा से रिपीट करता हूँ इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे हमने फाइंड किया। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस किस तरह होते हैं। सबसे पहले हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में जो आपके पास कैपिटल एफ एन फंक्शन है, यानी कि जो टर्म्स आपके पास प्रीवियस टर्म्स को इन्वॉल्व नहीं करती, उसको हम सपोज कर लेंगे फंक्शन हमारे पास वो एफ एन है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2n है। हम इस लेक्चर में सिर्फ दो ही टाइप्स के फंक्शन कंसिडर करेंगे। एक वो फंक्शंस जिसमें कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एडेड है, जैसे ये 2n है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और दूसरी टाइप वो कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है n स्क्वायर प्लस n प्लस वन। जब कांस्टेंट ऐड होगा तो उस केस में हम जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसको हम सपोज करेंगे n, और पावर में हम इसके सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे p। जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा सम कांस्टेंट k टाइम्स दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 रेज़ पावर n। और अगर आपके पास ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल हो तो इस केस में हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा उसको हम सपोज करेंगे उसी डिग्री की पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे डिग्री 2 है तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा c1n² प्लस c2n प्लस c3। तो नेक्स्ट, इस लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में हम क्या करेंगे, इस कैपिटल फंक्शन जो है एफ एन को इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स और एक्सप्रेशन बचेगा वो होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन होगा। और प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ये बात अच्छी तरह से समझ ली है और सीख लिया है कि होमोजीनियस के केस में सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो उससे रिलेटेड सोल्यूशन को हम कहेंगे कि ये एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और सुपरस्क्रिप्ट में हम एच लिख देते हैं जिससे हमें ये पता रहता है कि ये होमोजेनियस पार्ट्स का सोल्यूशन है। और नेक्स्ट केस में जब हम इसके सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि इस वाली जो हमारे पास कांस्टेंट एफ ऑफ एन फंक्शन था इसका हम पर्टिकुलर सोल्यूशन लेके इस पूरे एक्सप्रेशन में वो पर्टिकुलर सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। इसके लिए हमने एग्जांपल 10 ट्राई की थी जिसमें एक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 2n को इग्नोर करते हैं। हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन रह जाएगा जिसमें एक ही प्रीवियस टर्म यूज की गई है n-1, तो इसकी डिग्री हमारे पास 1 होगी। तो an डिग्री 1 है, इसका मतलब है जो पॉसिबल होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो r की फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे हम an की जगह r पुट करते हैं, an-1 की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास r वुड बी इक्वल्स टू 3। तो जो nth टर्म है सीक्वेंस की उसका फार्मूला हमारे पास होगा कांस्टेंट टाइम्स 3 रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया एसोसिएटेड होमोजेनियस लीनियर रिकंसिलिएशन का। अब हम सपोज करेंगे इसके साथ वो टर्म दोबारा ऐड करेंगे 2n वाली, और हम यूज करेंगे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्योंकि 2n हमारे पास पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा एक पॉलिनोमियल डिग्री 1 का जिसको हम सपोज कर देते हैं cn प्लस d। तो pn की जगह हम रिप्लेस an की जगह हम रिप्लेस कर देंगे cn प्लस d, और an-1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे n की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर दें n-1, तो c टाइम्स n-1 प्लस d। तो an की जगह रिकंसिलिएशन है सब्स्टिट्यूट करें cn प्लस d, an-1 की जगह रिप्लेस करें cn-1 प्लस d, और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरह का जो कि c d और n की फॉर्म में होगा। आप इसमें ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करें और लाइक टर्म्स को कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद हमारे पास सब टर्म्स को आप एक साइड पे शिफ्ट कर दें। हमने क्योंकि ये सपोज किया था कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब है एट द एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशंस की दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। राइट साइड तो जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट कुछ एक्सप्रेशन जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि सम ऑफ टू टर्म्स इक्वल टू जीरो है, और तो दोनों ही टर्म्स जो है इंडिविजुअली जीरो होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म को जीरो पुट करेंगे 2 + 2c इक्वल टू जीरो, एन के कोफिशिएंट्स को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है 2d - 3c, इसको जीरो पुट करें और c की वैल्यू -1 पुट करें तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2।
COD की वैल्यूज आ गई, इसको हमने जो अज्यूम किया हुआ था पर्टिकुलर सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास था C टाइम्स n प्लस t, हमने ये पर्टिकुलर सोल्यूशन अज्यूम किया हुआ था। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में आप COD की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन विच इज -n-3/2। पहले आपने होमोजीनियस पार्ट फाइंड कर लिया, अल्फा टाइम्स 3 n, ये हमारे पास है पर्टिकुलर, ये हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन, -n-3/2 ये हमारे पास है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, सम होगा, दोनों को कंबाइन करके हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। अब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इनिशियल गैस, जो कि गिवन है क्वेश्चन में कि A1 हमारे पास है 3 के इक्वल, A1 3 के इक्वल है, इसका मतलब है इसमें AN में n की जगह आप 1 रिप्लेस करें, A1 आप n आप 1 रिप्लेस करते हैं और इस एक्सप्रेशन में A1 की जगह 3 रिप्लेस कर दें क्योंकि A1 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, लीनियर एक्सप्रेशन। इसको आप अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 11/6। तो हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉन्स्टेंट्स होगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल इसका मेथोडोलॉजी और इसका सोल्यूशन है जब लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकंसिलिएशन गिवन हो। एक एग्जांपल ये वन और ट्राई करते हैं। हमारे पास एक रिकंसिलिएशन गिवन है जिसमें आपके पास जो एफ ऑफ एन है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से जो एफ एन है, जो टर्म्स से फ्री फ्रॉम टर्म्स जो एक्सप्रेशन है उसको इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी जो कि डिग्री 2 की है। डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका मतलब है जो सोल्यूशन है वो होगा आर स्क्वायर की फॉर्म में। तो आर स्क्वायर आप इसमें रिप्लेस करें, हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स आर माइनस 6r। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करें, आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे और दो रूट्स हमारे पास हैं r इक्वल्स टू 2 और हमारे पास है r इक्वल्स टू t। दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसका मतलब है जो होमोजीनियस से रिलेटेड हमारे पास सोल्यूशन होगा वो होगा इन की nth पावर का लीनियर कॉम्बिनेशन। सो कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट अल्फा 1 3 रेस्ट पावर n प्लस सेकंड कांस्टेंट अल्फा 2 2 रेस्ट पावर n। नेक्स्ट हम अज्यूम करेंगे वो जो हमने टर्म निगलेक्ट की थी उसको हम दोबारा ऐड करेंगे और उसके साथ हम उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो अज्यूम करेंगे। तो जस्ट वेट अ मिनट। तो हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो होगा Pn कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन 7n। तो अब हम क्या करेंगे कि an की जगह रिप्लेस करेंगे k टाइम्स 7n, an-1 की जगह रिप्लेस करेंगे k टाइम्स 7 रेस्ट पावर n-1 और n-2 की जगह रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टाइम्स 7 रेस्ट पावर n-2 और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे n के लिए इन n टर्म्स या सिंप्लीफाई करेंगे एज मच एज पॉसिबल। तो आप देखें कांस्टेंट यहाँ पे c यूज किया गया है, जब आप an की जगह रिप्लेस करेंगे c टाइम्स 7n, an-6 की जगह रिप्लेस करेंगे c टाइम्स 7 रेस्ट पावर n-1 और an-2 की जगह c टाइम्स 7 रेस्ट पावर n-2। यहाँ पे आपके पास जो स्मॉलेस्ट डिग्री है वो है n-2, 7 रेस्ट पावर n-2। तो आप इस पूरी इक्वेशन को 7 रेस्ट पावर n-2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7n डिवाइडेड बाय 7 रेस्ट पावर n-2, ये मेरे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर विच इज 49। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा 49c इक्वल टू 35c माइनस 6c प्लस 49। यहाँ से हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ c, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी
तो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारे पास है 49 डिवाइडेड बाय 20 और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन 7n। ऊपर हमने इसका जो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया गया था वो था अल्फा 1 टाइम्स 3 रेज़ पावर n प्लस अल्फा 2 टाइम्स 2 रेज़ पावर n। तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जो होमोजेनियस का सॉल्यूशन है वो दोनों कंबाइन कर लेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ हमारे पास कोई इनिशियल गैस नहीं दिया गया था, इसलिए हम इसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका इनिशियल गैस गिवन हो तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके कांस्टेंट की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो टाइप हमने डिस्कस की, लीनियर होमोजीनियस, लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकंसिलिएशंस की। तो यहाँ तक आप स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बताएं।